आज एक ऐसे टॉपिक पर डीप डाइव करने वाले हैं जो इस वक्त देश में बहस का सबसे बड़ा, सबसे एक्सप्लोसिव मुद्दा बना हुआ है, कास्ट सेंसस यानी जाति जनगणना। ध्यान देने वाली बात है कि एक ऐसी सोसाइटी जहां इतनी डाइवर्सिटी हो, इतनी विभिन्नता हो, वहां लोगों को रिजिड बॉक्सेस में डालना क्या सच में इतना आसान है? यहाँ किसी को सही या गलत ठहराने का मकसद नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स, हिस्टोरिकल डेटा और इनके पीछे के पूरे लॉजिक को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से समझना है। तो चलिए इस एनिग्मा को डिकोड करते हैं। सिर्फ 7% ये नंबर एक बेहद हैरान करने वाला हिस्टोरिकल पजल है। दुनिया के किसी भी हिस्से का इतिहास उठाकर देख लीजिए, अगर कहीं कोई ऑप्रेसर क्लास होती है तो वहां मैसिव फोर्स या वायलेंस का यूज होता ही है। लेकिन क्या ये लॉजिकली पॉसिबल लगता है कि एक सोसाइटी जहां 93% लोग शासित हों, वहां महज 7% का एक छोटा सा वर्ग बिना किसी बड़ी आर्मी या फोर्स के सदियों तक राज कर ले? ये एक ऐसी धारणा है जो कॉमन सेंस को पूरी तरह हिलाकर रख देती है। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर आज के इस मॉडर्न दौर में पॉलिटिशियंस इस कास्ट सेंसस के पीछे इतनी शिद्दत से क्यों पड़े हैं? एक तरफ 21वीं सेंचुरी की बात होती है और दूसरी तरफ एक मॉडर्न सोसाइटी को उन एंशिएंट कैटेगरीज के आधार पर नापने की कोशिश की जा रही है जो शायद हिस्टोरिकली कभी फिक्स थी ही नहीं। और सच कहा जाए तो यहीं से इस पूरी डिबेट में एक बेहद इंटरेस्टिंग और थोड़ा कंट्रोवर्शियल ट्विस्ट आता है। यहाँ सामने आता है पहला सबसे बड़ा रिवील। ये फैक्ट थोड़ा शॉकिंग लग सकता है, पर हमारे एंशिएंट टेक्स्ट्स में कास्ट शब्द का कोई जिक्र ही नहीं है। जी हाँ, इसका इक्विवेलेंट कोई एग्जैक्ट एंशिएंट वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। असल में कास्ट एक वेस्टर्न और कॉलोनियल कॉन्सेप्ट है जो स्ट्रिक्टली एक रिजिड हायरार्की पर आधारित है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आज हमारा पूरा डिस्कशन और सिस्टम एक ऐसी वोकैबुलरी पर चल रहा है जो इस सभ्यता की ओरिजिनल वोकैबुलरी थी ही नहीं। वर्ण और जाति, इन दोनों के बीच एक ऐसा जमीन आसमान का फर्क है जिसे ज्यादातर डिस्कशंस में बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है। वर्ण सिस्टम सिर्फ 4 थियोरेटिकल कैटेगरीज की बात करता है, लेकिन जमीनी सच्चाई यानी ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग थी। भारत में 4000 से भी ज्यादा जातियां एग्जिस्ट करती हैं। वर्ण को एक फ्रेमवर्क मान सकते हैं, पर जो एक्चुअल डायनामिक लिव्ड रियलिटी थी वो इन 4000 अलग अलग जातियों में बटी हुई थी। और ये 4000 जातियां कोई पत्थर की लकीर नहीं थी। ये लगातार समय के साथ इवॉल्व होती थी, आपस में मर्ज होती थी, फिर स्प्लिट होती थी और इनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अपर और लोअर शिफ्ट होता रहता था। हर जाति के अपने बिल्कुल यूनिक खानपान और शादी के कस्टम्स थे। ये समझना मुश्किल नहीं है कि इन हजारों डायनामिक फ्लूइड ग्रुप्स को उठाकर सिर्फ 4 रिजिड वर्णों में परफेक्टली फिट करना रिसर्चर्स के लिए लगभग नामुमकिन टास्क है। इस भारी मिसअंडरस्टैंडिंग के पीछे एक थ्योरी का बहुत बड़ा रोल रहा है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इस फ्रेम का इस्तेमाल करके ये नैरेटिव सेट किया कि बाहर से आए एक छोटे से ग्रुप ने यहाँ की लोकल मेजॉरिटी पर एक ऑप्रेसिव हायरार्की थोप दी। उन्होंने जातियों के इस फ्लूइड और इवॉल्विंग नेचर को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और पूरे देश को एक बहुत ही सिंपल ऑप्रेसर वर्सेस ऑप्रेस्ड वाले फ्रेमवर्क में लॉक कर दिया। यहाँ एक बहुत ही बड़ा डेमोग्राफिक पैराडॉक्स सामने आता है। अगर 19वीं सेंचुरी अमेरिका के स्लेव स्टेट्स का डेटा उठाकर देखा जाए तो वहाँ रूलिंग क्लास करीब 67% थी। लेकिन इंडिया के केस में, जिन्हें हिस्टोरिकल रूलिंग कास्ट बताया जाता है, वो सिर्फ 7% के आसपास थे। डेटा का ये डायरेक्ट कंपैरिजन उन पुराने कॉलोनियल नैरेटिव्स पर एक बहुत ही गहरा और बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। तो इस डेटा को देखने के बाद एक लॉजिकल सवाल उठना लाजमी है। एक ऐसी माइनॉरिटी जो साइज में इतनी छोटी थी, उसने एक मैसिव मेजॉरिटी को बिना किसी एक्सटर्मिनेशन या भारी हिंसा के हमेशा के लिए कंट्रोल में कैसे रखा? अमेरिका जैसी जगहों पर जब अप्रेसर्स आए तो वहां की नेटिव पॉपुलेशन लगभग खत्म हो गई थी, लेकिन इंडिया में वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये लॉजिक आमतौर पर पढ़ाई जाने वाली अप्रेसर थ्योरी के बिल्कुल ऑपोजिट जाता है। और अब उस स्ट्रिक्ट डिवीजन की बात आती है जिसे आज बिल्कुल एब्सोल्यूट सच मान लिया गया है, कास्ट हिंदूज और डिप्रेस्ड क्लासेस। रिसर्चर जे डरूवर का एनालिसिस इस मुद्दे को एक नया एंगल देता है। उनका क्लियर मानना है कि ये जो स्ट्रिक्ट 2-फोल्ड लीगल सेपरेशन देखा जाता है, ये दरअसल कॉलोनियल एरा के कानूनों का बनाया हुआ एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है। एंशिएंट टेक्स्ट्स में ऐसी रिजिड लीगल अनटचेबिलिटी उस रूप में कहीं नहीं थी जैसा आज उसे लीगली फ्रेम किया जाता है।
यहाँ एक और ऐसी फाइंडिंग सामने आती है जो छोटी मोटी नहीं बल्कि सच में स्टैगरिंग है। रिसर्चर सुफिया पठान की एक डिटेल्ड स्टडी में स्टैटिस्टिकल क्लेम्स को एनालाइज किया गया। डेटा के हिसाब से ये क्लेम सामने आया है कि देश की ओवरऑल पॉपुलेशन के मुकाबले शेड्यूल्ड कास्ट्स पर होने वाले क्राइम्स प्रोपोर्शन के हिसाब से 30 गुना कम है। ये एक ऐसा डेटा पॉइंट है जो पब्लिक डिस्कोर्स में चलने वाली धारणाओं को पूरी तरह चैलेंज करता है। और इसी डेटा के साथ जुड़ी हुई आयरनी देखिए, करीब 6 करोड़ 50 लाख लोग और 1200 से ज्यादा बिल्कुल अलग अलग ट्रेडिशंस वाली जातियां, लेकिन पॉलिसीज बनाते वक्त इन सभी को उठाकर एक ही होमोजेनाइज्ड लीगल कैटेगरी में डाल दिया गया, वो भी एक ऐसी टर्म के आधार पर जिसका लीगल डेफिनेशन शुरू से ही काफी अनक्लियर और एब्स्ट्रैक्ट रहा है। इतनी मैसिव डाइवर्सिटी को सिर्फ एक सिंगल आइडेंटिटी में समेट देना क्या सच में लॉजिकली ठीक अप्रोच है? तो आखिर इन सब चीजों को इतनी डीपली मेजर क्यों किया जा रहा है? यहाँ से एक कोर आइडियोलॉजिकल क्लैश शुरू होता है। इस पूरे सेंसस के आखिर गोल्स क्या हैं? क्या मकसद सबको बराबर अवसर यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, या फिर फोर्स और पॉलिसीज के थ्रू सबके लिए एब्सोल्युटली बराबर परिणाम यानी इक्वल आउटकम तय करना है? ये इस पूरी डिबेट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मशहूर फिलोसोफर थॉमस सोवेल इस मुद्दे पर एक बहुत ही क्लियर आईना दिखाते हैं। उनका कहना है कि समान अवसर तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन दुनिया के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अलग-अलग ग्रुप्स के बीच परफेक्टली समान परिणाम हासिल किए जा सकें। किसी भी फील्ड में सिर्फ आइडेंटिटी या ग्रुपिंग्स के आधार पर परफेक्टली बराबर रेशियोज पाना हिस्टोरिकली लगभग नामुमकिन रहा है। इस कॉन्सेप्ट को एक सिंपल स्पोर्ट्स एनालॉजी से समझते हैं। अमेरिका में बास्केटबॉल में हिस्टोरिकली ब्लैक एथलीट्स का डोमिनेंस रहा है, वहीं टेनिस में वाइट एथलीट्स का। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दोनों तरफ अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। जब प्लेइंग फील्ड बिल्कुल लेवल होता है तब भी डिफरेंट ग्रुप्स का डिसप्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नेचुरली एग्जिस्ट करता है। ये फोर्स नहीं बल्कि एक नेचुरल फिनोमिनन है। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स की तरफ से एक बहुत बड़ी चेतावनी सामने आती है। अगर सेंसस का इस्तेमाल करके समाज को स्ट्रिक्टली नंबर्स और कोटाज में रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश की जाएगी ताकि परफेक्टली इक्वल आउटकम मिल सके, तो ये सोसाइटी को पूरी तरह एटोमाइज कर देगा। यानी ये एक मॉडर्न देश को छोटे छोटे आपस में टकराते हुए टुकड़ों में तोड़ सकता है, जिससे इंटीग्रेशन के बजाय आपसी तनाव और बढ़ जाएगा। तो फिर इस प्रॉब्लम का ऑल्टरनेट अप्रोच क्या होना चाहिए? रिजिड बैकवर्ड लुकिंग कैटेगरीज की बजाय इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स पर फोकस करना ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। पहला स्टेप, इकोनॉमिक डेप्रिवेशन यानी आर्थिक पिछड़ेपन की पहचान करना। दूसरा, जिनके पास रियल वर्ल्ड एक्सेस नहीं है उनकी हेल्प करना। और तीसरा, किसी ग्रुप आइडेंटिटी की बजाय हर एक इंसान के इंडिविजुअल लेवल पर लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करना। इस दिशा में प्रोफेसर भीखू परेख एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एकेडमिक पॉइंट रखते हैं। उनके मुताबिक जस्टिस यानी न्याय दरअसल एक इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को उसकी मेहनत और क्वालिफिकेशंस के आधार पर रिवॉर्ड मिलना चाहिए। जब जस्टिस को एक इंडिविजुअल से छीनकर एक कलेक्टिव सोशल ग्रुप पर थोप दिया जाता है तो वो सोसाइटी में हार्मनी नहीं बल्कि एक नया फ्रिक्शन पैदा करता है। इस फ्रिक्शन को और डीपली समझने के लिए एक और बड़ा डिस्टिंक्शन देखना जरूरी है। रिसर्चर मार्टिन फारिक बताते हैं कि अक्सर अमेरिकन रेस रिलेशंस और इंडियन कास्ट सिस्टम को एक ही चश्मे से देखा जाता है, जो कि फंडामेंटली गलत है। इंडिया में अमेरिका जैसा फिक्स्ड ब्लैक एंड व्हाइट रेशियल हायरार्की नहीं था। यहाँ कॉम्प्लेक्स मैरिज रूल्स थे और हजारों जातियां अपना सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लगातार बदल रही थीं। इन दो बिल्कुल अलग सिविलाइजेशंस को कंपेयर करना हकीकत को झुठलाना है। और अब आते हैं इस पूरे डीप डाइव के सबसे बड़े टेक अवे पर। एक 5000 साल पुरानी लगातार इवॉल्व होने वाली डायनामिक सभ्यता को एक रिजिड कॉलोनियल एरा फ्रेमवर्क से जज करना सच्चाई को मिटा देता है। जब भी बाहर से आए इंपोर्टेड लेंसेज और पुरानी कैटेगरीज के आधार पर इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को नापने की कोशिश की जाएगी तो रियलिटी हमेशा डिस्टॉर्ट ही होगी। इसलिए इस डिस्कशन के अंत में एक बड़ा और प्रोवोकेटिव सवाल उठता है, एक मॉडर्न सोसाइटी को जस्टिस आखिर कैसे मेजर करना चाहिए? क्या सदियों पुरानी रिजिड कैटेगरीज और लेबल्स के आधार पर देश को बांटना आगे ले जाएगा, या फिर जस्टिस का पैमाना सिर्फ एक इंडिविजुअल की आर्थिक स्थिति और उसकी मेहनत होनी चाहिए? इस पर डीपली विचार करना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक थॉट प्रोवोकिंग चर्चा में।